नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे मित्रों, आज से हमने प्रारंभ की है एक सीरीज, मतलब सीरीज 1 करके शुरू की है साइंस एंड टेक के करंट अफेयर से। और इसी तरह से हम अलग अलग सीरीज लेके आएंगे। साइंस एंड टेक की करंट अफेयर सीरीज के बाद लेके आएंगे आपकी इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर सीरीज, उसके बाद आएगा आपकी इकोलॉजी इन्वायरमेंट की करंट अफेयर सीरीज, और उसके बाद आएगी आपकी जो खेल हैं आपके जितने सारे, उन सारे की सीरीज, और लास्ट में लेके आऊँगा मैं आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू जो थोड़े बहुत बचे जाएंगे उनकी सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा प्रारंभ हो रहा है वो साइंस एंड टेक की सीरीज से हो रहा है। ठीक है मित्रों, साइंस एंड टेक की सीरीज से अपना प्रारंभ कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, ये है साइंस एंड टेक की सीरीज का पार्ट 1। इसी तरह से एक दो पार्ट और आएंगे और आपके एग्जाम तक 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट आएंगे एक सीरीज के। और एक पार्ट के अंदर हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा समय आपका खींचेंगे नहीं। अगर मान लो मैं 4-5 घंटे का एक ही वीडियो लाता हूँ तो भी आप बोर हो जाओगे। तो इससे क्या है, समय समय पर 5 दिन में 6 दिन में मैं एक एक पार्ट का ऐसे करके आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप भी बोर नहीं होंगे, आपका कवर भी हो जाएगा और हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। खैर, हमारे ऊपर तो प्रेशर पड़ता ही क्या, हमें तो करना ही करना है। तो मेरे मित्रों, हम शुरू करते हैं। इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रीलिम्स में आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं और साथ ही साथ मेंस में भी आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं ये मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि आपका साइंस एंड टेक है और आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर ही पूछते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने सीरीज को साइंस एंड टेक को सबसे पहले रखा है। तो मेरे मित्रों, पहली जो बात करेंगे हम वो करेंगे एस्पार्टेम के बारे में। किसके बारे में? एस्पार्टेम के बारे में। तो दोस्तों, ये दुनिया का सबसे आम कृत्रिम स्वीटनर है। आम कृत्रिम स्वीटनर का मतलब होता है मित्रों कि ये आपको ज़्यादातर यूज में जो मिलेगा वो एस्पार्टेम ही मिलेगा। हम कृत्रिम स्वीटनर का जहाँ इस्तेमाल करेंगे वहाँ ज़्यादातर एस्पार्टेम का यूज ही करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न बन गया आपका कि दुनिया में सबसे आम जो कृत्रिम स्वीटनर है वो कौन सा है? तो वो एस्पार्टेम है। या सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाला कृत्रिम स्वीटनर कौन सा है? तो वो एस्पार्टेम है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक एजेंसी है, एक संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ठीक है, ये एक संस्था है। इस संस्था ने क्या कहा है कि जो एस्पार्टेम है वो संभवतः कैंसरकारी हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसरकारी। ठीक है, तो आपसे दूसरा प्रश्न यहाँ बन गया कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम स्वीटनर को हाल ही में कैंसरकारी घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? एस्पार्टेम को। ठीक है, ये 2 प्राकृतिक एमिनो एसिड से बनता है। किससे? एमिनो एसिड से बनता है। कौन कौन सी? एल एस्पार्टिस एसिड। कौन सा? एल एस्पार्टिस एसिड। और दूसरा है एल फेनिल एलनिन संयोजन से इन दोनों के संयोजन से ये बनता है। ठीक है, 2 अमीनो अम्ल हैं, एल एस्पार्टिस एसिड और दूसरा है एल फेनिल एलनिन एसिड। ठीक है, इन दोनों के संयोग से बनेगा और आम रूप से इस्तेमाल में आने वाला कृत्रिम स्वीटनर है। और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इसको संभवतः कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपकी समझ में आ गया होगा पहला जो आपका टॉपिक है वो। ठीक, इसको प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं और मेंस में भी पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स में किस तरह से पूछेंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और मेंस में किस तरह से पूछेंगे तो मेंस में आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि एस्पार्टेम क्या है, उसके बारे में बताएं। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे आगे देख लेते हैं जोहा चावल के बारे में। ठीक है, आपने अभी तक नाम सुना होगा सुनहला चावल के बारे में, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं। गोल्डन राइस मेरे दोस्तों यूपीएससी ने और दूसरे स्टेट पीसीएस हैं उन्होंने भी खूब पूछा है, और आपके आरएएस ने भी शायद गोल्डन राइस के बारे में पूछा है। तो अब गोल्डन राइस होगी पुरानी बात, अब नया चावल आ गया है, उसका नाम है जोहा चावल। कौन सा है? जोहा चावल, जोहा राइस। सबसे पहली बात तो ये है कि पूर्वोत्तर में खेती की जाने वाली, प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है इसका पूर्वोत्तर के अंदर। ठीक है, यह आम चावल की तुलना में अधिक सुगंधित है। अधिक सुगंधित होगा तो अधिक स्वादिष्ट होगा, क्योंकि सुगंध ही तो भोजन की आपको खींचती है भोजन की तरफ। ठीक है, इसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो अधिक संतुलित अनुपात में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से ही। ठीक है, अधिक संतुलन अनुपात में पाए जा रहे हैं जोहा चावल के बारे में। तो आपसे जोहा चावल पहले तो ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पर पैदावार होती है जोहा चावल की? तो वो होती है दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आम चावल से अधिक सुगंधित है, यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही नहीं। ये कौन कौन से फैटी एसिड से रिच होता है? तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं इसके अंदर? तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के होने से, इन दोनों इंग्रेडिएंट के होने से ये क्या होता है? ये मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम में आवश्यक होता है। ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ये आपके हृदय
रोग हैं, हार्ट अटैक वगैरह है, उनको कंट्रोल करता है, कैंसर जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। तो एक तो चीज़ थी जो कैंसर कर रही थी, और दूसरी चीज़ कौन सी आ गई, जो कैंसर को होने से रोक रही है। ठीक है मेरे मित्रों, ये हो गई आपकी दूसरी न्यूज़। अब चलते हैं तीसरा के लिए आगे। ठीक है, देखो दोस्तों, हाल ही में क्या किया है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन को बढ़ाया गया है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन का मतलब होता है ऐसे ईंधन जिनके जलने के लिए, जिनकी बर्निंग के लिए एयर पर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, उनको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की आवश्यकता कौन सी ऑक्सीजन, जिनको आप परंपरागत रूप से ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे, वो ऑक्सीजन। मतलब परंपरागत रूप से आपको ईंधन के साथ में या तो ठोस रूप में या तरल रूप में या गैस के रूप में ऑक्सीजन को भी रखना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के अंदर आपको बर्निंग जो ईंधन है उनकी, उसकी बर्निंग के लिए उसके साथ में ऑक्सीजन को नहीं रखना पड़ रहा है। ये क्या करेगी, ये आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगी वहीं से क्या करेगा, ये ले लेगा, ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगी, खुद ही ऑक्सीजन ले लेगी। अब ये किसके लिए प्रोडोदन प्रणाली बनाई है, पनडुब्बी के लिए। जब पनडुब्बी के लिए बनी है मेरे मित्रों, तो ऑक्सीजन कहाँ से ले लेगी, ये पानी से। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा, पारंपरिक पनडुब्बियों की शक्ति को बढ़ाना, उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। देखो, जितनी जगह पर ऑक्सीजन आती थी अब उतनी जगह पर और ज़्यादा हम ईंधन रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का ईंधन हो, न्यूक्लियर ईंधन हो या दूसरी तरह का ईंधन हो, परंपरागत ईंधन हो। जब जितनी जगह ऑक्सीजन घिरती थी उसकी जगह पर क्या होगा, और ज़्यादा ईंधन रख पाएंगे। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन क्या है, ये एक प्रणोदन प्रणाली है। ठीक है मेरे मित्रों, परंपरागत रूप से क्या करती है, ये पनडुब्बी की शक्ति को बढ़ाती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो एरोप्लेन वगैरह आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पनडुब्बी वहाँ पर लगा देना है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब देखो दोस्तों, क्या है हमारी अगली न्यूज है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। कौन सा, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसका क्या किया जा रहा है, इसका हम प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का हम जो व्हीकल है उसको डेवलप करने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, तो हम का मतलब कौन है भाई, मैं तो करूंगा नहीं, आप तो करोगे नहीं, तो कौन करेगा इसका विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब अपना जो डीआरडीओ है। पहले इसरो ही बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आजकल डीआरडीओ को भी पता नहीं क्या जोश चढ़ा है, वो भी अच्छे अच्छे काम कर रहा है। ठीक है, यह क्या होगा, एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान होगा। मतलब इसमें स्क्रैमजेट टाइप के इंजन का यूज किया जाएगा। किस तरह का इंजन होगा इसके अंदर, स्क्रैमजेट। ठीक है मेरे मित्रों, किस तरह का होगा, स्क्रैमजेट टाइप का। इससे क्या होगा, हाइपरसोनिक गति से उड़ान विकसित की जा पाएगी। मतलब जो हाइपरसोनिक गति है उसको प्राप्त किया जाएगा किसी भी विमान की, किसी भी मिसाइल की या दूसरे तरह की चीज़ों की जो है उड़ान में हाइपरसोनिक गति का हम क्या करेंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा, देखो दोस्तों, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आगे के विकास और उड़ान परीक्षण के रूप में महत्वाकांक्षी योजना पर जोर दिया जा रहा है। मतलब इसमें क्या है, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उनका डेवलपमेंट होगा जब हम इस तरह का स्क्रैमजेट टाइप का मानव रहित इंजन जो है स्क्रैमजेट विमान का प्रदर्शन कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं हमारी, उनमें इसको लगा पाएंगे। अब देखिए, हाइपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी स्पीड लगभग 5 मैक या उससे अधिक हो। ठीक है, अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाएंगे हम देश के अंदर, तो हमारी सारी की सारी क्रूज मिसाइल कैसी हो जाएंगी, ब्रह्मोस टाइप की हो जाएंगी। अब देखिए इससे क्या होगा, कितनी पावर बढ़ जाएगी भारत की, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल को किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, किस तरह का विमान है, तो ये मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। ठीक है, किस चीज़ में यूज आएगा, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को आगे ले जाने में इसका काम, इसका जो प्रयोग है वो किया जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राशिद रोवर के बारे में। किसके बारे में, राशिद रोवर के बारे में। ठीक है, इसका देखो दोस्तों, यूएई का रोवर है ये। किसका है, यूएई का उपग्रह। ठीक है, इसका पूरा नाम है शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रोवर का नाम ना होके पूरी गैलेक्सी के अलग अलग ग्रहों के नाम हो। ठीक है, शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम। ठीक है, इस रोवर का पूरा नाम है राशिद रोवर का। ठीक है, ये शेख कौन है, ये दिगंबत शेख हैं, मतलब पहले शेख हुआ करते थे यूएई के, लेकिन अब उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है मेरे मित्रों। इसे स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स कंपनी किसकी आप सारे जानते हैं, ये है आपके इलॉन मस्क की, इलॉन चाचा की। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये अरब जगत का पहला चंद्र रोवर है, शर्म आनी चाहिए पूरे पूरे जगत को। ठीक है,
अरब जगत का पहला चंद्र रोवर है। ठीक है मेरे मित्रों, ये चंद्रमा के प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। किसका? प्लाज्मा का। मतलब ये कि चंद्रमा के ऊपर जो आंधियाँ चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन है। तो जो चिपचिपापन है हवाओं के अंदर, उसी को चंद्रमा का प्लाज्मा कहते हैं। तो चंद्रमा के प्लाज्मा का ये अध्ययन करेगी, उस चिपचिपाहट का, उस चिपचिपेपन का अध्ययन करेगा राशिद रोवर। ठीक है मेरे दोस्तों, किसके द्वारा? अब देख लो यहाँ से। पहली बात तो ये पूरा नाम पूछ सकते हैं इसका, शेख रशीद बिन सईद उल मखदूम। ठीक है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। अरब जगत का ये पहला चंद्र रोवर है और चंद्रमा के प्लाज्मा का ये अध्ययन करने वाला है। ठीक है मेरे मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा ये वाला न्यूज। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक, अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्काई हॉक की। किसके? स्काई हॉक। अगला क्या है अपना? स्काई हॉक। स्काई हॉक क्या है दोस्तों? 5G ड्रोन है, भारत का पहला 5G, मतलब भारत के द्वारा स्वयं के द्वारा विकसित है, ये पहला 5G ड्रोन है। ओके, ये 10 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। मतलब 10 किलो का आदमी है, 10 किलो का बच्चा इससे लटक जाए, 10 किलो की कोई भी चीज़ इससे लटका दो तो उसको ये आराम से ले जाएगा। ठीक है, 5 घंटे का इसका वर्किंग टाइम है। मतलब एक बार चार्जिंग में, एक बार के ईंधन में ये कितना जाता है? 5 घंटे तक ये वर्किंग में रहता है, 5 घंटे तक काम कर सकता है। ठीक है, ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का मतलब है मेरे मित्रों, जैसे हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा, वो उड़ते उड़ते अपनी जगह पर ही बैठ जाता है और बैठा बैठा अपनी जगह पर से ही उड़ जाता है, उसको किसी रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसी तरह से जो स्काई हॉक है भारत का पहला 5G ड्रोन है, जो 10 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिसका 5 घंटे का वर्किंग टाइम है, वो भी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएगा। इसको भी किसी रनवे की ज़रूरत नहीं होगी। अगली बात, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो दोस्तों, ये है ये कमांड सेंटर से नियंत्रित है। ठीक है, मतलब ये है कि जिस जगह पर ये काम कर रहा है, इसके कमांडर को वहाँ पर होना आवश्यक नहीं है जो इसको कमांड दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेबोरेटरी में बैठ के किसी दूसरी जगह पर कमांड सेंटर में बैठ के इसको आराम से कमांड दी जा सकती है, वहीं से ये कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा, वहीं से कमांड ले लेगा। ठीक है मेरे मित्रों, ये क्या है दोस्तों? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग क्षमताओं से लेस है। किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और थर्मल इमेजिंग क्षमताओं से लेस है। थर्मल इमेजिंग का मतलब होता है मेरे मित्रों, कहीं पर भी हीट को सेंस करके उसकी इमेज बना देना। जैसे नाइट विजन कैमरा होते हैं वो थर्मल सेंस करते हैं। ठीक है, थर्मल इमेजिंग होते हैं वो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सीमाओं की घुसपैठ है, अब रात में देखो सैनिक हो या कोई भी मानवीय क्षमताओं की एक सीमा है। अब रात के टाइम में या किसी भी समय अंधेरे में यदि कोई घुसपैठ करता है तो उसकी निगरानी भी कर सकता है। ये रक्षा बलों के द्वारा नियमित गश्ती में इसका प्रयोग किया जा सकता है और चिकित्सा सेवाओं के वितरण के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। ये किस तरह से हो सकता है? कोई पहाड़ी एरिया है, कोई दुर्गम एरिया है, कहीं बाढ़ वगैरह आई हुई है, वहाँ पर यदि मेडिकल सुविधा पहुँचानी है तो 10 किलो तक का पेलोड तो ये लेके जा सकता है, तो आराम से दवाएँ वगैरह आराम से पहुँचाई जा सकती हैं अगर वहाँ का रोड वगैरह ख़राब हो चुकी है तो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मित्रों अगला हमारा जो न्यूज़ है वो है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या टॉपिक है अपना? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, मतलब छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला यान। ठीक है, जब उपग्रह छोटे छोटे हैं, जब छोटे छोटे उपग्रह हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऊपर तो स्थापित कोई नहीं करेगा, नीचे पृथ्वी की कक्षा के आसपास ही होंगे, पृथ्वी की सतह से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होंगे। तो इसके लिए क्यों हम PSLV GSLV और ब्रह्मास्त्रों को निकालते फिर? तो इसके लिए क्या है? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है, उसका क्या है, क्या किया गया है? उसका परीक्षण किया गया है। तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या है उसके बारे में आप जान लो। ये आपसे ऐसे कि ऐसे मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी आप इसके टुकड़े करके आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है मेरे दोस्तों, ये 3 चरण का प्रक्षेपण यान है। कितने चरण का है? 3 चरण का। ठीक है, इसके 3 ठोस प्रणोदन चरणों और एक तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है दोस्तों, किस तरह से बनाया गया है इसको कि इसके अंदर जो SSLV है एक 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, जिसे 3 ठोस प्रणोदन चरणों, 3 ठोस प्रणोदन मतलब इसके अंदर 3 चैम्बर हैं वो ठोस प्रणोदन के, ठोस ईंधन के, और एक तरल, एक लिक्विड है। ठीक है, इस पर आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ में टर्मिनल चरण के रूप में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका व्यास है लगभग 2 मीटर, इसकी लंबाई है लगभग 34 मीटर, जिसका भार है लगभग 120 टन। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब ये क्या है, इसको कहाँ से परीक्षण किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहीं पे एक तरह से श्रीहरिकोटा, कहाँ पर? ये पुलिकट झील पर। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, यह 500 किलोमीटर ऊंचाई तक समकक्षीय कक्षा के तल में 500 किलोग्राम तक का उपग्रह ले जाने में सक्षम है। मतलब 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक 500 किलो का जो पेलोड है उसको ले जाने में सक्षम है। इसकी दूसरी विशेषताएं और क्या है दोस्तों? इसकी दूसरी विशेषता है कि ये निम्न लागत है, इसकी लागत बहुत ज़्यादा हाई नहीं है,
कम टर्न राउंड समय है, मतलब यह कम समय में प्रक्षेपित करके लौट आता है। भाई बड़ा होगा, भारी होगा तो उसको उतना ही समय लगेगा जाने में और आने में, ठीक है। अनेक उपग्रहों को समायोजित करने में सक्षम है, मतलब एक साथ कई छोटे छोटे उपग्रह भी रख दिए जाएं तो उनको भी एक साथ कक्षा के अंदर प्रक्षेपित कर सकता है, ठीक है। लॉन्च मांग व्यवहार्यता है इसकी, और न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़े बड़े बुनियादी ढांचे की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूनतम एक बुनियादी ढांचा हो उस पर भी क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है और वहाँ से भी लॉन्च इसको किया जा सकता है, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। दोस्तों अपना अगला न्यूज है निसार उपग्रह के बारे में। निसार उपग्रह, निसार देखो इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ठीक है। नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है, ये आपको पहली लाइन से पता लग गया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे 2024 तक लॉन्च करने की योजना है, 2024 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। यह एल बैंड और एस बैंड में कार्य करता है सॉरी दोस्तों, यह एल बैंड और एस बैंड में कार्य करता है। कई तरह के बैंड होते हैं अलग अलग संचार के लिए, मतलब अलग अलग जो फ्रिक्वेंसी होती हैं उनको कैप्चर करने के लिए अलग अलग बैंड होते हैं। तो ये जो उपग्रह है वो एल बैंड और एस बैंड में काम करने वाला है मेरे मित्रों, ठीक है। निसार जो है वो किस किस चीज़ का अध्ययन करेगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आर जो अंटार्कटिका है आपका, उसके क्रायोस्फीयर के बारे में। क्रायोस्फीयर का मतलब है ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलवेज बर्फ़ ही जमी रहती है, मतलब जब से पृथ्वी बनी है, जब से हिमयुग आया है, हिमयुग से लेके अब तक, भले ही हिमयुग समाप्त हो गया लेकिन हिमयुग से लेके अब तक वहाँ पर क्या है, बर्फ़ ही जमी हुई है, ज़मीन कभी किसी ने वहाँ की देखी ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करेगा, 1 महीने में 4 से 6 बार की आवृत्ति में क्रायोस्फीयर के बारे में अध्ययन करेगा, इसके द्रव्यमान के बारे में पता लगाएगा, बर्फ़ कितनी पिघली, कितनी नहीं जमी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी को मापेगा, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को कितना ह्रास हो रहा है, कितना किसी जगह पर पारिस्थितिकी तंत्र को दोबारा से स्थापित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का क्या है, ठीक है मेरे मित्रों। तो इस तरह की सारी चीज़ों को ये मापेगा। प्राकृतिक संकट जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप, इन सबका पुनर्निर्माण लगाएगा। जैसे कि अभी आपका एक जो है बिपरजॉय आया, बिपरजॉय के बारे में पहले से ही बताने लग गए लोग, बिपरजॉय आने वाला है, बिपरजॉय आने वाला है, बिपरजॉय आ गया भैया, ये कर लो वो कर लो। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, ये पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेगा, पहले से ही बताएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कार टी सेल थेरेपी। कौन सी? कार टी सेल थेरेपी, ओके। कौन सी है? कार टी सेल थेरेपी। इसका मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है। इसका पूरा नाम काइमेटिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसको पहले मैं साधारण शब्दों में आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी का मतलब है उसकी बॉडी के अंदर ऐसे रसायन इंजेक्ट किए जाते हैं जो जा करके जो अनियंत्रित तरीके से सेल बढ़ रही हैं उनको जाके रोकें, उनको जाके कैसे भी करके एक बार रोकें। उसको रोकने के बाद ही डॉक्टर उसका इलाज कर पाता है, क्योंकि जब तक वो बढ़ती रहेंगी पता लगा डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन कर रहा है वो और आगे तक निकलेगी। तो कीमोथेरेपी के माध्यम से क्या है कि जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं जो अनियंत्रित बढ़ रही हैं उनको रोका जाता है अंदर से रसायन इंजेक्ट करके, ऊपर से रसायन इंजेक्ट करके। लेकिन जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है इसके अंदर क्या किया जाएगा कि बॉडी के अंदर ही टी सेल हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा और बॉडी के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसी के रूप में वो सेल जाएंगी वहाँ तक, कैंसर कोशिकाओं तक, और उनके विकास को रोकेंगी। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक या जीवित दवाई भी बोल रहे हैं इसको, टी सेल थेरेपी। अब इसके बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं, आपकी समझ में जो मोटा मोटी है वो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो टी सेल थेरेपी क्या है, ये कैंसर के इलाज की बड़ी सफलता है। तो टी सेल थेरेपी किसके इलाज में यूज होती है, तो कैंसर के इलाज में, ठीक है। तो कीमोथेरेपी या न्यून थेरेपी इसमें क्या है, ड्रग्स लेना होता था। क्या लेना होता था, ड्रग्स। इसके विपरीत जो कार टी सेल थेरेपी है वो क्या करेगी, रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। रोगी के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका ही उपयोग करती है। उन्हें टी सेल कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने हेतु इसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। मतलब टी सेल कोशिकाएं क्या हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी। टी सेल कोशिकाएं जब एक्टिव हो जाएंगी तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वही ट्यूमर तक जाएंगी, कैंसर तक जाएंगी और उन कोशिकाओं को लक्षित करेंगी और उनके विकास को रोकेंगी, ठीक है मेरे मित्रों। देखो ल्यूकेमिया का मतलब होता है दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। इनके उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर। मतलब ल्यूकेमिया किस तरह का कैंसर होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं से या श्वेत रक्त कोशिकाओं से होने वाला कैंसर। और लिम्फोमा लसिका प्रणाली में उत्पन्न होने वाला कैंसर। इसके लिए कार टी सेल थेरेपी को दो चीज़ों के लिए मंजूरी दे भी दी गई है कि आप ल्यूकेमिया और लिम्फोमा
ठीक है, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, इन दोनों में यदि कैंसर होता है तो आप CAR T सेल थेरेपी के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो प्रणाली है दोस्तों, यह कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली का ही इस्तेमाल करती है। क्या करती है? CAR T सेल थेरेपी क्या करती है? रोगी की प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसको ही सीधा प्रेरित करती है, और इससे क्या है, उसका इलाज करती है और नैदानिक प्रभाविता को बढ़ाती है। मतलब जो इलाज करने का प्रभावकारिता है, प्रभावशीलता है, वो बढ़ जाती है। जब अंदर की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जब रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे क्या है, प्रभावकारिता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है मेरे मित्रों, इसीलिए इनको जीवित दवाएं भी बोलते हैं, जीवित दवा। ठीक है मेरे मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा CAR T सेल थेरेपी क्या है। ठीक है, तो CAR T सेल थेरेपी क्या है दोस्तों? कैंसर के इलाज में यूज होने वाली थेरेपी है, और जो अंदर का अपना इम्यून सिस्टम है उसी का इस्तेमाल किया जाता है कीमोथेरेपी के स्थान पर। ठीक है, ये इतनी सी बात है इसके बारे में। और ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, इन दोनों में होने वाले कैंसर के लिए CAR T सेल थेरेपी को मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आप रट लेना ढंग से। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर की फालतू चीज़ें मैंने इसमें शामिल नहीं की हैं मित्रों। ठीक है, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे दोस्तों, अगला अपना न्यूज आर्टिकल है वो है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। कौन सा ड्रैगन? स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। देखो इसमें क्या होगा दोस्तों, पहली बात तो ये क्वालकॉम कंपनी के द्वारा लॉन्च है ये। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया प्रीलिम्स का कि किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, दुनिया का पहला उपग्रह आधारित सॉल्यूशन जो प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए 2 तरफा संदेश भेजने में सक्षम है। ठीक है, दुनिया का पहला है तो आपके एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, दुनिया का पहला उपग्रह आधारित सॉल्यूशन जो प्रीमियम स्मार्टफोन को 2 तरफा संदेश भेजने में सक्षम है। तो आप बोलोगे सर अब क्या प्रीमियम स्मार्टफोन को संदेश नहीं भेजा जा सकता? दोस्तों अब भी भेजा जा सकता है, लेकिन ये जो सैटेलाइट है इसके माध्यम से जो संदेश भेजा जाएगा उनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में एवं ऑफशोर क्षेत्रों में, कैसे क्षेत्र? जहां पर नेटवर्क पहुंचता ही नहीं है, उन क्षेत्रों में 2 तरफा संदेश भेजने में सक्षम है ये। ठीक है, इमरजेंसी सेवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है मेरे मित्रों, देखो 2 वे मैसेजिंग सिस्टम इरिडियम उपग्रह, ठीक है, इरिडियम उपग्रह जो है उस समूह द्वारा समर्थित है। इरिडियम उपग्रह जो समूह है उसको अमेरिका के इरिडियम संचार द्वारा लॉन्च किया गया है। इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य एल बैंड सेवा प्रदान करना है। मतलब एल बैंड सेवा के माध्यम से ऐसे स्थान जहां पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है वहां पर भी यदि आप इसका प्रीमियम लेते हो तो जो प्रीमियम जो स्मार्टफोन है उनको 2 तरफा संदेश भेजने में सक्षम है। कैसी जगह पर? जहां पर नेटवर्क नहीं आता है। तो स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है वो क्या करेगा, इसको जो कमांड देगा, और उसके अलावा जो इरिडियम जो सैटेलाइट सिस्टम है अमेरिका का, उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, एल बैंड के माध्यम से 2 तरफा संदेश भेजने में सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्वालकॉम कंपनी के द्वारा। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट जो है वो उसका यूज क्या है? उसका यूज है ऐसी जगह जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है वहाँ पर 2 तरफा संदेश भेजने में सक्षम बनाना। और किस उपग्रह समूह का इस्तेमाल कर रहा है ये अपनी सर्विस देने में? तो इरिडियम उपग्रह समूह का ये जो है इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। ओके, तो मित्रों अब अपन बात कर लेते हैं गगनयान के बारे में। किसके बारे में? गगनयान के बारे में। बहुत नाम सुना था तोहरा, अब सामने भी आ गए। ठीक है, तो गगनयान के बारे में पहले पैराग्राफ को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये लास्ट में ही जोड़ने वाला था, जिसको मैंने सबसे पहले लिख दिया, फिर मैंने आलस के मारे इसको हटाया नहीं। मैंने कहा सबसे लास्ट में पढ़ा दूंगा बच्चों को। ठीक है, तो देखो 2024 में ये लॉन्च होगा। इसरो का मानव युक्त मिशन है। मतलब इसरो ने अभी तक अंतरिक्ष में जितने भी मिशन किए हैं उनमें मानव को शामिल नहीं किया है, लेकिन गगनयान के अंदर क्या है, मानव को शामिल कर रहा है ये। मतलब मनुष्य को पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा इसरो पहली बार। ठीक है, इसके तहत क्या है, 3 मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। गगनयान के तहत 3 मिशन होंगे जिनको कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है, इन 3 में से 2 होंगे मानव रहित होंगे, लेकिन एक जो होगा वो मानव युक्त होगा, और इसी मानव युक्त मिशन के कारण गगनयान की इतनी चर्चा हो रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, इसमें एक महिला होगी। एक महिला के सहित में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। मतलब 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिनमें से एक महिला है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑर्बिटल मॉड्यूल। ठीक है, कौन सा? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिटल मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इस मिशन में 5-7 दिनों के लिए पृथ्वी की कक्षा से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर
चक्कर लगाएंगे 5-7 दिनों तक अंतरिक्ष यान के अंदर 3 अंतरिक्ष यात्री भारत के। इसको पहली बार भेजा जा रहा है, मतलब इसरो ने पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। ठीक है मेरे मित्रों, अब मैंने जो पहला पैराग्राफ स्किप कर दिया था उसको देख लो, अब आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो क्रू मेंबर हैं, मतलब जो 3 लोग हैं वो जाएंगे। उनके लिए रूस का जो रोसकॉस्मोस है उसने प्रशिक्षण प्रदान किया है। प्रशिक्षण कौन दे रहा है? रूस का रोसकॉस्मोस। HAL हाल ने क्या किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने क्रू मॉड्यूल का डिजाइन किया है और उसका निर्माण किया है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। वो केबिन, वो चैम्बर, उस क्रू मॉड्यूल का डिजाइन और निर्माण कौन कर रहा है? तो HAL कर रहा है। DRDO क्या कर रहा है? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन, पैराशूट और अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध करवाएगा। जब भी अंतरिक्ष में होंगे तब DRDO चालक दल उनके स्वास्थ्य की निगरानी भी करेगा। तो दोस्तों, गगनयान के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी और आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों, अब अपन बात कर लेते हैं चंद्रयान के बारे में। किसके बारे में? चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान 3 मतलब चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, मतलब फॉलोअर है। ठीक है, चंद्रयान 2 का ये फॉलोअर मिशन है। ये क्या करेगा? चांद की सतह पर सुरक्षित और रोइंग की एंड टू एंड क्षमता को चित्रित करेगा। चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग हो जाएगी और रोइंग होगी। रोइंग का मतलब होता है वहाँ पर जो पहिए वाला जो रोवर होता है वो चल चल के टहल के रोइंग कर करके गाड़ी पहिए की तरह पहियों पर चल चल के क्या करेगा? वहाँ पर अपनी क्षमता को बताया कि भाई देखो मैं भी यहाँ पर दौड़ लगाने में सक्षम हूँ। ठीक है, इसे MLV-3 इंजीनियर्स, ठीक है, MLV-3 व्हीकल कौन सा है इसका? MLV-3। ठीक है, सार श्रीहरिकोटा, सार का मतलब है सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। सार का मतलब है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सार। श्रीहरिकोटा से प्रमोट किया जाएगा और इसमें C-20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। किसके अंदर? MLV-3 के अंदर जो है C-20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 3 रोवर और लैंडर के साथ बाहरी अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरेगा। इसमें चंद्रयान 2 जैसा कोई ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा, इसके अंदर कोई ऑर्बिटर शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भेजने का क्या लक्ष्य है भारत का? तो मेरे मित्रों, भारत का लक्ष्य है चंद्रमा की सतह की जांच करना। क्या करना? चंद्रमा की सतह की जांच करना, खासकर उन क्षेत्रों की जांच जहां अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी पहुंची ही नहीं है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री चंद्रमा की इस सतह के गहरे हिस्सों में बर्फ और प्रचुर खनिज भंडार की उपस्थिति का अंदेशा जता रहे हैं कि ये है, उनको संदेह है कि यहाँ पर जो छुपा हुआ एरिया है वहाँ पर बर्फ हो सकती है बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और प्रचुर मात्रा में खनिज के भंडार भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह अन्वेषण सतह तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य उपसतह और बाह्यमंडल का अध्ययन भी करना होगा। किसका? चंद्रमा के वायुमंडल का। ठीक है मेरे दोस्तों, यह अंतरिक्षयान रोवर चंद्रयान 2 के लिए नए ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी से संपर्क करेगा। पृथ्वी की कक्षा से या चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी पर से रहकर ही सतह का अध्ययन करेगा और वहां से तस्वीरें लेगा, क्योंकि एक बार वहां पर उतरने के लिए गए थे अपन, मुंह फुड़वा लिया था अपन ने, तो अपन दोबारा नहीं जा रहे, ऐसी जगह पर अपन दोबारा नहीं जाते, अपन नुकसान नहीं करेंगे। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से सतह से क्या कर लेंगे? सारी की सारी तस्वीरों को ले लेंगे, सारे काम कर लेंगे। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन ह्वांगसोंग 15 की। तो ह्वांगसोंग 15 क्या है? यह उत्तर कोरिया की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है, और जब अमेरिका तक वो पहुंचने में सक्षम हो गया है तो अमेरिका के अंदर हड़कंप मच गया। इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फेमस है भैया। इस समय में किम जोंग यूंग जो हैं वो ह्वांगसोंग 15 के माध्यम से अमेरिका तक पहुंच बना ली उन्होंने। अंदर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बना ली उन्होंने। ठीक है, झोंगसिंग 26 उपग्रह। ठीक है, इसके नाम से आपको पता क्या लग रहा है कि भाई झोंगसिंग नाम है तो झोंगसिंग। ठीक है, हमारे यहाँ किसी को झोंगसिंग बोल देंगे, इनको झोंगसिंग बोल रहे हैं। झोंगसिंग 26 ये चाइना का, इसके नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, उपग्रह इसको मार्च B3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उपग्रह का उद्देश्य क्या है? विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। क्या करना है इसका? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस उपग्रह को चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है मेरे मित्रों, झोंगसिंग 26 को किसने लॉन्च किया है? तो चाइना की अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है मार्च B3 रॉकेट के द्वारा। इसका उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है मेरे मित्रों, अगला हमारा न्यूज है वो है गुड लक हैव फन मिशन।
गुड लक हैव फन मिशन। आप बोलोगे मिशन का नाम है सर या किसी प्रोग्राम का नाम है, और मज़ा आएगा इसमें तो, मतलब किसी ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल टाइप का नाम हो, है वाटर पार्क की जगह का नाम हो, गुड लक हैव फन। ठीक है, तो दोस्तों ये मिशन क्या है, ये एक कंपनी है, उसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस। कंपनी का नाम क्या है, रिलेटिविटी स्पेस। इसने क्या है, दुनिया का पहला 3D, ठीक है, रिलेटिविटी स्पेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहला 3D है। 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1। रॉकेट का नाम क्या है, टेरॉन 1। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है, टेरॉन 1। इस मिशन का नाम क्या है, गुड लक हैव फन। ठीक है, और कंपनी जिसने इसको लॉन्च किया है उस कंपनी का नाम रिलेटिविटी स्पेस। ठीक है, यह कक्षा में उड़ान भरने वाली सबसे बड़ी 3D वस्तु होगी। दर पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरने वाली सबसे बड़ी 3D वस्तु होगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुड लक हैव फन मिशन। ठीक है, और रॉकेट का नाम जरूर याद रखना, रॉकेट का नाम है टेरॉन 1। ओके, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे मित्रों। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है वो है VLT टेलीस्कोप। VLT टेलीस्कोप, VLT का मतलब है दोस्तों वेरी लार्ज टेलीस्कोप, लेकिन आपको VLT का नाम VLT ही याद रखना है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप याद नहीं रखना है। ठीक है, वो VLT के नाम से ही आपसे पूछा जाएगा। इसको इटली की OAC, मतलब जो इटली की जो स्पेस एजेंसी है वो, और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला ESO, इसने संयुक्त रूप से क्या किया, इसको विकसित किया है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो आटाकामा रेगिस्तान में, उत्तरी चिली में। ज्योग्राफी का भी ये प्रश्न आपका तैयार हो गया कि आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है, उत्तरी चिली के अंदर है। यह दुनिया का सबसे उन्नत ऑप्टिकल उपकरण है, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा उन्नत VLT या टेलीस्कोप है जो कि पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है। और आप बोलोगे सर के हबल वगैरह और जेम्स टेलीस्कोप वो पृथ्वी की सतह पर नहीं है, वो पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर है। तो पृथ्वी की सतह पर लगा हुआ दुनिया का सबसे उन्नत ऑप्टिकल उपकरण कौन सा है, VLT टेलीस्कोप। इसमें 8.2 मीटर व्यास के मुख्य दर्पण वाले 4 यूनिट टेलीस्कोप हैं। ठीक है, 4 यूनिट टेलीस्कोप इसके अंदर कैसे हैं, जो फिक्स्ड है, और 4 कैसे हैं, चलायमान है। ठीक है, जो इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें दूरबीनें एक साथ मिलकर एक विशाल ESO वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर बनाती हैं, जिससे क्या होता है, खगोलविदों को अलग अलग दूरबीनों की तुलना में 25 गुना अधिक सूक्ष्मता के साथ विवरण देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, दुनिया का सबसे उन्नत ऑप्टिकल उपकरण कहा गया है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपको पता लग गया होगा कि VLT टेलीस्कोप क्या है, और एग्जाम के अंदर आपसे यहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किस किस का संयुक्त उपक्रम है, तो इटली के OAC का, OAC नहीं OAC, और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला का कहाँ पर स्थापना हुई है, तो आटाकामा रेगिस्तान, उत्तरी चिली। ठीक है, सबसे उन्नत ऑप्टिकल उपकरण है। इसमें 4 यूनिट टेलीस्कोप जो है वो तो फिक्स्ड हैं, और 4 चलायमान है, 1.8 मीटर व्यास के हैं, वो चलायमान है। ठीक है, ये दूरबीनें एक साथ मिलकर एक विशाल ESO वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर बनाती हैं, जिससे क्या है कि दुनिया के जो खगोलविद हैं उनको अलग अलग दूरबीनों की तुलना में यहाँ से 25 गुना अधिक सूक्ष्मता से विवरण देखने में सहायता मिलती है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। अगला हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों मार्सम। कौन सा, मार्सम, MRSAM। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर, अब आपको पता लग गया वो ज़मीन से मारी जा रही है और हवा में फोड़ी जा रही है। ठीक है, इसका INS विशाखापत्तनम से हमने क्या किया है, परीक्षण किया था। यह एंटीशिप मिसाइल के रूप में भी यूज की जाती है, एंटीशिप मिसाइल के रूप में भी यूज की जाती है। ठीक है, एयर टू सरफेस टू एयर तो है ही, बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरी जगह पे जाकर गिरेगी, तो इसको एंटीशिप मिसाइल के रूप में भी हम इसकी क्षमता को मान्यता दे रहे हैं। मतलब सरफेस टू एयर, एयरक्राफ्ट को भी मारेगी, और एंटीशिप भी है, वो दूसरे शिप पे जाके उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी डबल क्षमता है। ठीक है दोस्तों, DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीकी से निर्मित है। इसकी रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर है। मीडियम रेंज की तो आपको पता ही लग गया होगा, 1000 से 3000 किलोमीटर की रेंज इसकी हो सकती है, और सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, सतह से हवा में, लेकिन एंटीशिप मिसाइल के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि MRSAM के बारे में बताइए। तो MRSAM किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो DRDO के द्वारा, या DRDO के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइलें डेवलप की गई हैं, उसमें से एक MRSAM का भी नाम दे दिया जाएगा। MRSAM का भी नाम दे दिया जाएगा। इसकी रेंज आपसे पूछ ली जाएगी, और पूछ लिया जाएगा किस तरह की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा क्या एंटीशिप मिसाइल के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपसे अलग अलग तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकता है और पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। दोस्तों अपना अगला टॉपिक है वो है ईंधन के बारे में। किसके बारे में, ईंधन के बारे में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मित्र सुना है, गवर्नेंस सुना है, अब ईंधन कैसे आ गया, क्या इलेक्ट्रॉनिक ईंधन है सर ये,
तो दोस्तों हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक ईंधन ही है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, रिन्यूएबल है, डीकार्बोनाइड इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाला लिक्विड या गैस फॉर्म के सभी तरह के फ्यूल को क्या बोलते हैं, ई फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिन्यूअल हो, रिन्यूअल का मतलब होता है आपका जिसका आप बार बार प्रोडक्शन कर सकते हो, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी रिन्यू होती रहती है, या फिर डीकार्बोनाइड इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाला लिक्विड, डीकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाला लिक्विड। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, इस टर्म को याद रखना। या फिर गैस की फॉर्म में इस तरह के जो सभी फ्यूल होते हैं उनको ई फ्यूल बोलते हैं, जैसे ई मीथेन हो, ई केरोसिन हो, ई मेथेनॉल हो, इसको क्या सबको बोलेंगे, ई फ्यूल कहते हैं। ठीक है, या रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, सोलर एनर्जी या फिर वाइंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, रिन्यूअल का मतलब भी क्लियर कर दिया गया है कि रिन्यूअल का मतलब क्या है, या तो सोलर एनर्जी है या फिर कौन सी आपकी विंड एनर्जी है, दो तरह की एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, देखो ई फ्यूल क्या है, एक जटिल हाइड्रोकार्बन है। तो आपकी समझ में आ गया, भले ही इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल है लेकिन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसे विंड पावर का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। किसको, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है, जो मेथेनॉल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है, जो मेथेनॉल बनाता है। ठीक है, फिर मेथेनॉल को एक्सॉन मोबिल टेक्नोलॉजी, कौन सी, एक्सॉन मोबिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गैसोलीन में चेंज कर दिया जाता है। किस में चेंज कर दिया जाता है, गैसोलीन में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रो ईंधन है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रो ईंधन बनाया है वो चौथी पीढ़ी का ईंधन है। कौन सी पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन है। जब ये चौथी पीढ़ी का है मित्रों, तो अन्य 3 पीढ़ियां भी होंगी, ऐसी बात तो है नहीं डायरेक्ट चौथी पीढ़ी हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में जो जैव ईंधन बनाया गया था वो समुद्री शैवाल से बनाया गया था। ठीक है, इसको बोला गया था ये तीसरी पीढ़ी का जैव ईंधन है। दूसरी पीढ़ी का जो जैव ईंधन है दोस्तों, उसको घास, सेल्यूलोसिक एथेनॉल से बनाया गया था। एक घास से बनाया गया था, सेल्यूलोसिक एथेनॉल से। ठीक है, जो सेल्यूलोसिक एथेनॉल से बनाया गया जैव ईंधन वो दूसरी पीढ़ी का जैव ईंधन था। और जो पहली पीढ़ी का जैव ईंधन था वो चीनी आधारित फसल, जैसे गन्ना वगैरह, चुकंदर वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तेल आधारित फसल जैसे आपकी सरसों वगैरह, रागी है वगैरह, ऐसी तरह की चीज़ें। ठीक है, और स्टार्च आधारित फसल, इन सब से मिलकर इन सब से बनाया गया था। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि पहली पीढ़ी के जैव ईंधन है वो किस तरह निर्मित हुए थे, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन है वो किस तरह निर्मित हुए थे, और तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन है वो किस तरह निर्मित हुए थे, और चौथी पीढ़ी का जो जैव ईंधन बना है वो किस तरह से निर्मित हुआ है, उसका नाम क्या है, ई ईंधन। किस नाम क्या है, ई ईंधन। ठीक है दोस्तों, ई ईंधन के बारे में एक बार फिर से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी या डिकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाला लिक्विड या गैस फॉर्म या इस तरह के फ्यूल, इनको क्या बोलते हैं, ई फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ई मैथिन, ई केरोसिन, ई मेथेनॉल, ये क्या है, ई फ्यूल है। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है दोस्तों, तो सोलर या विंड पावर से। ठीक है, ई फ्यूल क्या है, एक जटिल हाइड्रोकार्बन है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह का है, हाइड्रोकार्बन युक्त है, हाइड्रोकार्बन मुक्त है, हाइड्रो ऑक्सीजन है, या किस तरह का है, तो आपको निशान लगाना होगा, वहाँ पर चिन्ह लगाना होगा, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसे विंड पावर का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड से मिला के मेथेनॉल वगैरह बनाया जाएगा। और मेथेनॉल को एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है एक्सॉन मोबिल टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा गैसोलीन में चेंज किया जाएगा। और इस तरह से हमें इलेक्ट्रो ईंधन, मतलब चौथी पीढ़ी का जो जैव ईंधन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों मून टाइम जोन। कौन सा जोन, मून टाइम जोन। मतलब आज तक आपने अर्थ के टाइम जोन के बारे में सुना होगा। हमारा कौन सा है, हमारा इलाहाबाद के पास में नैनी है, वहाँ से निकलती है 82 जो है देशांतर, वो अपना क्या है, भारत का टाइम जोन है। इसी तरह से अर्थ का टाइम जोन है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रीनविच टाइम जोन बोलते हैं। ठीक है, तो मून का टाइम जोन का क्या मतलब है दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, जब कोई भी देश अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है तो वो अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग करता है। उसकी जो काउंटिंग हो रही होती है वो उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग हो रही है। वो कहाँ किस समय पर पहुँचा है, उस समय की गणना उस देश के टाइम जोन के हिसाब से हो रही होती है, जिस देश से वो सैटेलाइट क्या हुआ है, लॉन्च किया गया है। तो इस सारी चीज़ों को, इन सब में, इससे क्या होता है, जो अलग अलग देशों ने अलग अलग, मान लो एक साथ सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, अमेरिका ने भी किया, इंडिया ने भी किया, जापान ने भी किया, इटली ने भी किया, जर्मनी ने भी किया,
ठीक है। अब क्या है, पांचों जो देश हैं वो उनके सैटेलाइट की स्थिति क्या होगी, जब टाइम का अंदाजा लगाएंगे तो सारे देश अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम बताएंगे कि इस टाइम पे यहाँ, इस टाइम पे यहाँ, इस टाइम पे यहाँ, इस टाइम पे यहाँ है। यदि कोई एक ही एकीकृत समय हो तो उसके आधार पर आराम से पता लग जाएगा ना कि इस टाइम जोन में सारे के सारे सैटेलाइट इतने समय पर, मान लो सुबह 8 बजे ये फलानी जगह था, ये फलानी जगह था, ये जिस जगह था, ये इस जगह, तो एक क्लियरिटी आएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, एक क्लियरिटी आएगी। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने कहा है कि चंद्रमा के लिए एक सार्वभौमिक टाइम कीपिंग प्रणाली की आवश्यकता है। किसकी? टाइम कीपिंग प्रणाली की आवश्यकता है। ठीक है मेरे मित्रों, चंद्रयान वगैरह, चांद के लिए कई सारे उपग्रह छोड़ दिए गए, छोड़ दिए गए नहीं छोड़ दिए गए, कितने सारे उपग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अब इन सब के लिए एक टाइम जोन की आवश्यकता है कि नहीं। मान लो चांद के लिए 5-7 ग्रहों जो हैं ग्रह देश हैं उन्होंने एक साथ भेजा, तो उसके लिए क्लैरिटी तो होनी चाहिए कौन सी जगह पर है। तो इससे क्या होगा, विभिन्न चंद्र मिशनों के बीच में संचार और समन्वय को क्या होगा, सरल बना दिया जाएगा, सरल किया जाएगा, इससे आसान हो जाएगा। और एक मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्लियरिटी आ जाएगी। 5 देश अलग अलग टाइम पे छोड़ रहे हैं सैटेलाइट, तो उनके बारे में पता रहेगा चंद्रमा के टाइम जोन में वो किस समय पर पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे एकीकृत एक टाइम जोन होगा, तो उससे संचार और समन्वय में क्या होगी, सरलता आएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं अपन। अपना अगला टॉपिक है ऑक्सीजन 18। कौन सा है? ऑक्सीजन 18। देखो मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन 18 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सुर्खियों में रहा था, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, महीने 2 महीने 3 महीने पहले पुरानी बात है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑक्सीजन 18 क्या है? ये ऑक्सीजन का एक स्थिर समस्थानिक है। स्थिर है, अस्थिर नहीं है, स्थिर है, मतलब एक बार ऑक्सीजन 18 का निर्माण हो जाता है तो ये स्थायित्व के साथ रहता है। सॉरी, इसमें क्या है दोस्तों, 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं। पहली बात तो ये समस्थानिक किसे बोलते हैं, तो जहाँ पर प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है उसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आर्कटिक और अंटार्कटिक में ऑक्सीजन 18 का उपयोग करके उस तापमान को निर्धारित करने के लिए जो है ऑक्सीजन 18 का जो यूज है वो तापमान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जिस पर इन क्षेत्रों में तापमान पर बर्फ बनती है। ये देखा जाता है कि कितने टेम्परेचर पे जाकर के अंटार्कटिक और आर्कटिक में जो बर्फ है वो जमी हुई है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीजन का समस्थानिक कौन सा है, स्थिर समस्थानिक। तो ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक में उस तापमान का निर्धारण करने के लिए जिस तापमान पर बर्फ जमती है निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको बताना होगा कि ऑक्सीजन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो इस तरह से आपसे पूछ लिए जाएंगे प्रश्न। अब चलते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा और आगे। हमारा अगला टॉपिक है मेरे मित्रों हांगकांग इन्फ्लुएंजा। क्या? हांगकांग इन्फ्लुएंजा। इसको क्या बोला जाता है? तो H3N2। पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि हांगकांग इन्फ्लुएंजा निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो H1H3, H1N2, H3N2, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपसे इस तरह का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको आप ढंग से देख लेना कि H3N2 है, उसको हांगकांग इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। ठीक है, इसको भारत के अंदर क्या बोलते हैं? मौसमी इन्फ्लुएंजा। क्या बोलते हैं इसको? मौसमी इन्फ्लुएंजा। ये जनवरी से मार्च के महीने में दिखता है। कब? भारत के अंदर मौसमी इन्फ्लुएंजा है, उसका दूसरा नाम क्या है? हांगकांग इन्फ्लुएंजा, और उसी का तीसरा नाम क्या है? H3N2। ठीक है, भारत में कब देखने को मिलता है? तो जनवरी से मार्च तक अपने चरम पे होता है ये। इसके लक्षणों में क्या है? बुखार है, खांसी है, सांस फूलना है, घरघराहट होती है आवाज़ में बोलते समय पर, और निमोनिया जैसे लक्षण हैं। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, तो हांगकांग इन्फ्लुएंजा के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, क्लियरिटी हो गई होगी कि हांगकांग इन्फ्लुएंजा क्या है। तो H3N2, ठीक है, मौसमी इन्फ्लुएंजा बोलते हैं भारत के अंदर इसको। जनवरी से मार्च के महीने में इन्फ्लुएंजा अपने चरम पे होता है। इसके लक्षण है बुखार है, खांसी है, सांस का फूलना है, घरघराहट और निमोनिया है। इस तरह की चीज़ें इसके क्या है? लक्षण है। मित्रों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला टॉपिक है दोस्तों अपना, वो है जनरेटिव एआई। कौन सा है? जनरेटिव एआई। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों जनरेटिव एआई का कि जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करोगे और वो इसके डाटाबेस के अंदर ये क्या करेगा, जैसे जैसे सर्चिंग होती जाएगी वैसे ही वैसे नई चीज़ों को ऐड करता जाता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे जैसे सर्चिंग होती जाएगी नई नई चीज़ों को अपने अंदर खुद से ही वो ऐड करते हुए चलता जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई उसके अंदर ऐड करे, वो दूसरे प्लेटफॉर्म से जाएगा खुद से ही और चीज़ों को ऐड करता रहेगा। इसीलिए उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। ये नई नई चीज़ें जनरेट करता रहता है। ठीक है दोस्तों,
देखो क्या है, जनरेटिव एआई का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चैट जीपीटी। आपने इसका नाम सुना होगा, यूपीएससी के पेपर में चैट जीपीटी 4 है वो फेल हो गया था, लेकिन अपन चैट जीपीटी तक ही रहेंगे, अपन किसी स्पेसिफिक जीपीटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरेटिव एआई क्या है, तो जनरेटिव एआई का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका चैट जीपीटी, जो क्या है 2022 में माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपन एआई के द्वारा एक लॉन्च किया गया, एक बनाया गया एक चैटबॉट है, ठीक है। यह जनरेटिव एआई क्या करती है, देखो मेरे मित्रों, यह पिछले डाटा से कार्रवाई को क्या करना है, कार्रवाई करना सीखता है। ये डेटा पिछले डाटा से क्या करेगा, कार्रवाई करना सीखेगा, ठीक है। हालांकि ये केवल डेटा को वर्गीकृत या पहचानने में सक्षम नहीं होता, ये क्या करता है, डेटा को वर्गीकृत नहीं कर सकता और उसको पहचानने में सक्षम नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है, ये आपके पुराने सर्च से चीज़ें सीखता तो है, लेकिन उसको वर्गीकृत करके, उसको क्लासीफाई करके, क्लासिफिकेशन करके, उसको जगह जगह पर जैसे उसको रखना होता है, ऐड ऑन करना होता है, वो इसकी क्षमता नहीं होती है। वो क्या करना होता है, वो किसी ऑपरेटर को ही करना होता है, लेकिन फिर भी ये जनरेट करता है, खुद से नॉलेज को क्या करता है, जनरेट करता है, इसीलिए इसको जनरेटिव एआई बोला गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये क्या कर सकता है, तो ये मार्केटिंग कॉपी बनाने वाला, ये क्या करता है, मार्केटिंग कॉपी का पहला ड्राफ्ट बना सकता है। यह वर्चुअल मीटिंग के दौरान नोट्स ले सकता है, ईमेल को व्यक्तिकृत कर सकता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन खुद से तैयार कर सकता है। इस तरह की चीज़ों के लिए क्या है, ये जो जनरेटिव एआई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे मित्रों। यहाँ से आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो जनरेटिव एआई के बारे में पूछ लेगा कि जनरेटिव एआई है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले आपसे ये पूछ लेगा उसका उदाहरण कौन सा है, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछ लेगा कि जनरेटिव एआई निम्नलिखित में से कौन सा काम करने में सक्षम है या कौन सा काम करने में सक्षम नहीं है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों आप चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे वाले टॉपिक पे। दोस्तों अपना अगला जो टॉपिक है वो है LVM3 या फिर GSLV Mark 3, ठीक है, LVM3। अब देखो दोस्तों ये क्या है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है किसके, इसरो के। तो इसरो के जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो मेरे मित्रों यहाँ पर मैंने LVM3 तक की पूरी यात्रा आपको करवाई है, जितने भी आपके लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं इसरो के द्वारा बनाए गए, ठीक है। उसमें आप सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो 1990 से पहले बना हुआ था, वहाँ से लेकर मैंने आपकी LVM3 तक की पूरी यात्रा को यहाँ पर आपको करवाया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, सबका मैंने समावेशन यहाँ पर किया है। तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं अपन सीधा न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, ठीक है, या फिर लॉन्च व्हीकल है। सबसे भारी लॉन्च व्हीकल कौन सा है, LVM3, जिसको GSLV Mark 3 भी बोलते हैं अपन, ठीक है। ये GSLV Mark 3 से LVM3 कैसे हुआ उसकी पूरी यात्रा मैं आपको करवाऊंगा अभी, बस मेरे साथ बने रहना थोड़ा सा तसल्ली से, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोरिंग नहीं हो लेक्चर, इसीलिए मैंने लेक्चर को कई पार्टों में बांटा है। पहले मैं आपको पार्ट 1 ही करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक साथ अगर सारा करवा देता तो आपको डाइजेस्ट भी नहीं होता, आप बोर भी हो जाते, ठीक है दोस्तों। तो इसरो का सबसे भारी या फिर सबसे भारी रॉकेट या फिर सबसे भारी लॉन्च व्हीकल कौन सा है, LVM3 है, ठीक है। यह रॉकेट क्या है, 4000 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों को GTO मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो कि पृथ्वी की कक्षा में कहाँ है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ पर भी इस ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। यह 8000 किलोग्राम के पेलोड को सबसे नीचे की जो कक्षा है लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसमें ले जाने में सक्षम है। मतलब 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को ये कहाँ ले जा सकता है, तो आपके जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें स्थापित कर सकता है। और 4000 किलोग्राम वर्ग समूह तक के उपग्रहों को कहाँ पर, तो आपके जियो सिंक्रोनस मतलब यहाँ से पृथ्वी की सतह से लेकर 36,000 किलोमीटर अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। आप देख लो कितना पावरफुल रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है ये, ठीक है दोस्तों। यह 3 चरण प्रक्षेपण यान है। कितना, 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, जिसमें इसके किनारों पर 2 ठोस प्रणोदक, स्ट्रैप ऑन और मुख्य चरण में लिक्विड 110 तरल चरण और क्रायोजेनिक C25 क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं। इसके अंदर किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, देखो 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है, इसके 2 ठोस प्रणोदक हैं S200 करके स्ट्रैप ऑन, और मुख्य चरण में एक लिक्विड प्रणोदक है तरल, ठीक है,
जो तरल जो ईंधन है वो एक लिक्विड है, और C-25 क्रायोजेनिक चरण शामिल है, मतलब C-25 क्रायोजेनिक इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसी के माध्यम से इसरो ने वन वेव के 36 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया था। वन वेव क्या है दोस्तों? एक कंपनी है जिसके 36 उपग्रहों को एक साथ इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों इसरो द्वारा विकसित अन्य लॉन्चिंग व्हीकल, अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है आपके लॉन्चिंग व्हीकल की जो इसरो ने बनाए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पहला है अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका साधारण नाम ही था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको SLV के नाम से जानते थे। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित पहला रॉकेट SLV, ठीक है, पहला रॉकेट है। ठीक है, इसको सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ही कहा गया था कि भैया ठीक है, सैटेलाइट को हम जमीन से उठा के किसी तरह से अंतरिक्ष में तो पहुंचे सैटेलाइट को लेके। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा विमान तो अब ऐसा तो नहीं बैलगाड़ी पर रख के अपने रॉकेट तो सामान इसरो के अंदर तक तो ले आए, अब इसरो के अंदर से क्या बैलगाड़ी पर रख के ऊपर ले जाएं? तो नहीं, उसके लिए एक विमान बनाओ, चाहे कैसा ही बनाओ, खटारा बनाओ, छोटा बनाओ। इससे क्या होगा, हमें कम से कम एक होप मिलेगी आगे के लिए, हम कार्य करने के लिए क्या है तैयार होंगे। तो इसमें क्या है SLV बनाया गया पहला, कम से कम हम जमीन से उपग्रह को लेकर ऊपर तो उठ पाएँ, उस चीज़ के लिए क्या है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया गया। ठीक है मेरे मित्रों, देखो दोस्तों दूसरा बना संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, ASLV, अपने SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल देख लिया सामान्य वाला, अब देख लो आप ASLV, कौन सा? ASLV संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। SLV और ASLV दोनों 150 किलोग्राम वजन तक के छोटे उपग्रहों को निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम थे, मतलब निचली जो कक्षा है लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहां तक पहुंच जाते हम कैसे भी करके मरमरा के, लेकिन 150 किलोग्राम से ज़्यादा का वजन हमारे रॉकेट नहीं ले जा पाते थे। मतलब कोई ढंग का अगर मोटा सा एक आदमी बैठ गया तो उसको भी ना ले जाने के सक्षम हो। अब बताओ 150 किलोग्राम के क्या सैटेलाइट होगा, एक कुर्सी के बराबर का सैटेलाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है PSLV के प्रदर्शन में आने से पहले SSLV 1990 तक क्या है इसकी दशक की शुरुआत तक संचालित रहा था, मतलब ASLV को हमने 1990 तक इस्तेमाल किया था। सबसे पहले SLV आया, उसके बाद हम लेके आए ASLV को। अब ASLV 1990 तक रहा, अब ASLV के बाद आया PSLV, भारत का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, क्या बोले इसको, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोल सकते हो आप, इसको बोल क्या सकते हो, है ये भारत का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, मतलब इतना भरोसेमंद है कि इसने 54 मिशन किए हैं और 54 में से 52 में भारत को सफलता दिलाई है, मतलब लगभग 99% से ज़्यादा इसका जो है एक्यूरेसी रेट है। अब देख लो, भरोसा नहीं किया जाए तो क्यों नहीं किया जाए, भरोसेमंद तो है ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो क्या है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसका नाम क्या है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV। ठीक है, पोलर सैटेलाइट और क्या बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, PSLV इसका पहला प्रक्षेपण किया आपने 1994 में हुआ और तब से इसरो का मुख्य रॉकेट रहा है। आज का PSLV हालांकि 1990 से दशक से PSLV की तुलना में काफ़ी बेहतर है और कई गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है दोस्तों, यह पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है जो तरल चरणों से सुसज्जित है, पूरा का पूरा इसके अंदर किस तरह के प्रणोदन मतलब ईंधन का यूज किया जाता है, तो लिक्विड ईंधन का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, PSLV क्या है, इसरो के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे विश्वसनीय रॉकेट है। इसने 54 में से 52 उड़ानें सफल रही हैं, मतलब 54 बार उड़ाई है और 52 बार ये सफलता लेकर आया है इसरो की झोली में। ठीक है दोस्तों, इसने 2 अंतरिक्ष यान, मतलब 2008 में चंद्रयान 1 भारत का सबसे, इसरो का या भारत का ही कह लो यार, इसरो भी तो भारत का ही है, तो भारत का सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 1, और 2013 में MOM मार्स ऑर्बिट मिशन इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, मार्स ऑर्बिट मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। देख लो आप, PSLV जो पोलर सैटेलाइट है, मतलब ध्रुवीय जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, उससे हम चांद तक पहुंच गए और उसी से हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए। अब देख लो कितना ज़्यादा विश्वसनीय है, इसको बोलते हैं, ये पराकाष्ठा है दोस्तों बचत की। ठीक है मेरे मित्रों, अब अपन चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। अब दोस्तों सबसे लास्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं GSLV की। GSLV Mark 3 अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, लेकिन GSLV के बारे में अपन शुरू से बात कर लेते हैं। तो GSLV क्या है, एक सर्वाधिक शक्तिशाली है इसरो के पास जितने भी हैं। तो उद्देश्य क्या है इसका, भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊंचाई तक ले जाना। ठीक है, अधिक ऊंचाई तक लेके जाना है, जो उसके लिए बताया ना, जियोसिंक्रोनस में भी हम 4000 तक के पेलोड को लेके जा सकते हैं, 4000 किलोग्राम के उपग्रह को लेके जा सकते हैं। 4000 किलोग्राम कहाँ, 150 किलोग्राम। देख लो आप कितना बदलाव किया है इसरो ने अपने अंदर,
इसीलिए छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं मेरे मित्रों। घबराना मत, छोटी छोटी अगर कदम उठाने के बाद ना तो ये शर्माना ना घबराना, क्योंकि एक दिन छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा रास्ता बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज तक जीएसएलवी ने क्या किया है, 18 मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 4 में विफलता हासिल लगी है। देखो दोस्तों, एक तो इसकी विफलता लगने हाथ लगने का सबसे बड़ा एक तो ये कारण है कि ये बहुत बड़े बड़े मिशनों को अंजाम देता है, और इतने बड़े मिशन को आप अंजाम दोगे तो सफलता की थोड़ी संभावनाएं कम ही होती हैं, लेकिन फिर भी 18 में से 14 को इसने सफलतापूर्वक इसरो की झोली में डाला। ठीक है मेरे मित्रों, देखो दोस्तों, पृथ्वी की कक्षाओं में 10,000 किलोग्राम तक का उपग्रह ले जा सकता है। कितना पावरफुल है कि 10,000 किलोग्राम तक का उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में ले जाए। पृथ्वी की कक्षा का मतलब है लोअर ऑर्बिट के अंदर 10,000 किलोग्राम तक का ले जा सकता है। इससे ऊपर 8,000 किलोग्राम, तो हमारे 8 से 10,000 किलोग्राम। आपसे कोई नहीं पूछेगा कितने हज़ार किलोग्राम का है। ठीक है दोस्तों, कितने हज़ार किलोग्राम का उपग्रह लेके जा रहा है। ठीक है, तो स्वदेशी रूप से विकसित है। पहली बात तो ये स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज यूएसबी और जीएसएलवी MK3 तीसरा चरण बनाता है। मतलब ये है कि जीएसएलवी MK3 जो है वो जीएसएलवी का तीसरा चरण है। ठीक है, MK3 संस्करणों ने इसरो को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया गया है। मतलब ये है कि MK3 जब से जीएसएलवी MK3 बनाया गया है, तब से हम भारी जो उपग्रह हैं उनको भी लॉन्च करने के लिए हम किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करते हुए मेरे मित्रों। ठीक है, देखो दोस्तों, जब जीएसएलवी मार्क 3 हमने नहीं बनाया था या इसरो ने नहीं बनाया था, उससे पहले तक हम भारी उपग्रहों के लिए किस पर निर्भर रहते थे, यूरोपीय एरियन प्रक्षेपण यान पर निर्भर रहते थे। किस पर, यूरोपियन एरियन प्रक्षेपण यान पर निर्भर रहते थे। ठीक है, 2019 में चंद्रयान 2 जो मिशन लॉन्च किया गया था वो जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा ही किया गया था। हमने अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट निकाला था। ठीक है, और ये उसकी पहली उड़ान थी परिचालन में। उससे पहले ये क्या है, इसकी टेस्टिंग हुई थी, टेस्टिंग में खूब उड़ा था, लेकिन किसी मिशन के अंदर पहली बार उड़ान जो भरी थी इसने जीएसएलवी मार्क 3 ने, वो चंद्रयान 2, और ये लगभग 90-95% ये मिशन सफल ही रहा था। सिर्फ उस पर जो हमारे लैंडर और रोवर हैं वो वहाँ पर उतरने में थोड़ी उन पर गड़बड़ी हो गई, नहीं उतर पाए थे। ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो जीएसएलवी मार्क 3 का नाम बदलकर क्या कर दिया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या कर दिया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसके बारे में अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं एसएलवी से लेके आपको जो है एसएलवी से लेकर के और मार्क 3 जीएसएलवी मार्क 3 तक लेके आऊँगा, जिसका नाम बदल के अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया है। लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 मतलब LVM-3। अभी आपने LVM-3 के बारे में तो पढ़ रहे थे। अब LVM-3 क्या है, हर जगह जा सकता है। ये जियो सिंक्रोनस में भी जा सकता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है, लियो में भी जा सकता है, चंद्रमा पे भी जा सकता है, और ये सूर्य के मिशन भी कर सकता है। कितना पावरफुल है कि हम यदि कोई सैटेलाइट सूरज की ओर भी छोड़ें, सूरज की ओर भी वहाँ तक, तो ये जीएसएलवी क्या है या फिर LVM जो है सूर्य के मिशन करने में भी सक्षम है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपकी समझ में इसरो के द्वारा जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है वो सारे आ गए होंगे, और LVM के बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। दोस्तों, भारत का पहला नामांकित मिरर टेलीस्कोप, मतलब भारत का पहला मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, उत्तराखंड में आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के स्वामित्व वाला ये देवस्थान वेधशाला। कौन सी, देवस्थान वेधशाला। इसके परिसर में हमने क्या किया है, इंटरनेशनल एडवेंचर मिरर टेलीस्कोप ILMT, इंटरनेशनल एडवेंचर मिरर टेलीस्कोप, इसकी क्या की है दोस्तों, स्थापना की है। ठीक है मेरे मित्रों, यह एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल मिरर टेलीस्कोप है। 4 मीटर, इसकी 4 मीटर का मतलब ये नहीं है कि टोटल 4 मीटर का है, तो 4 मीटर का मतलब है दोस्तों इसका जो व्यास है, इसके लेंस का जो व्यास है वो 4 मीटर का है। ठीक है दोस्तों, कितना पावरफुल हो सकता है ये, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल मिरर टेलीस्कोप। ठीक है दोस्तों मेरे मित्रों, यह टेलीस्कोप क्या है, मैनुअल जिले में देवस्थल परिसर में लगभग 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, यह वर्तमान में देश का सबसे बड़ा एपार्चर टेलीस्कोप है। साथ ही यह भारत का पहला अपोलो सर्वेक्षक टेलीस्कोप भी है। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपसे कई सारे फैक्ट हैं इसके अंदर, आप इनको रटते जाना, रट लेना। ठीक है दोस्तों,
कि भारत का पहला अपोलो सर्वेक्षक टेलीस्कोप कौन सा है, ठीक है। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपलब्ध अपार्चर टेलीस्कोप कौन सा है, ठीक है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है, ठीक है दोस्तों, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है मेरे मित्रों। यह पहला टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय घटनाओं के लिए, खगोलीय अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हमें दूसरा कोई काम नहीं लेना है इससे, हमें किसी के घर में नहीं झांकना है इससे, हमें क्या करना है, खगोलीय अनुसंधान करना है, हमें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जानकारी लेनी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस टेलीस्कोप को क्या किया गया, विशेष रूप से खगोलीय अनुसंधान के लिए ही डिजाइन किया गया है। इससे क्या करेंगे हम, सुपरनोवा वगैरह जो विस्फोट होता है, आप ज्योग्राफी ढंग से पढ़े हो या सिर्फ पढ़े हो फिर भी आपको पता होगा कि सुपरनोवा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक, मतलब किसी ग्रह पर कितना गुरुत्वाकर्षण है उसके बारे में पता लगाएंगे, अंतरिक्ष अभिलेखों के बारे में पता लगाएंगे, क्षुद्र ग्रहों जैसे क्षणिक या परिवर्तन, जो आकाशीय ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उनमें क्षणिक परिवर्तन हो जाते हैं, तुरंत छोटी समय अवधि में परिवर्तन हो जाते हैं। तो उन सब के बारे में क्या कराएंगे, हम पता लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों ये जो टेलीस्कोप है, ये जो टेलीस्कोप हमने लगाया उत्तराखंड में देवस्थल विभाग में, वहाँ पर जो भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के द्वारा संचालित किया गया है। किसके द्वारा, भारत सरकार का विज्ञान एवं तकनीकी विभाग इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है दोस्तों। इस टेलीस्कोप को एडवांस लेवल और अपाचे सिस्टम कॉरपोरेशन और बेल्जियम के सेंटर स्पेशल डी लीज के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, ठीक है दोस्तों। कहाँ किसने किया है टेलीस्कोप को, एडवांस लेवल और अपाचे सिस्टम कॉरपोरेशन बेल्जियम के ने, और बेल्जियम का सेंटर स्पेशल डी लीज है, इसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस तरह से आपको पूरे टेलीस्कोप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी मित्रों। अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों क्या है, बृहस्पति के 12, ये जो न्यूज़ थी ये हमसे बीच में छूट गई थी, इसलिए हमने लास्ट में ले लिया उसको। मैं सोच रहा था यार बृहस्पति तो लौट के आया ही नहीं, बृहस्पति के बारे में तो अपन ने देखा ही नहीं। तो बृहस्पति के क्या है, 12 नए चंद्रमाओं की खोज हुई है। किसकी, 12 नए चंद्रमाओं की। देखो दोस्तों जब हम चंद्रमाओं की बात करते हैं तो पहले जो सौरमंडल में सबसे ज़्यादा जिसके पास चंद्रमा थे वो था शनि ग्रह, उसके पास 82 थे और बृहस्पति के पास 80 थे। लेकिन बृहस्पति के 12 नए चंद्रमाओं की खोज हो गई। कितने की, 12 की। तो ये हो गए 92 और वो रह गए 82। तो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है दोस्तों। तो स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा खोज की गई कि बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। ये 12 चंद्रमाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और चीज़ अपन इसके बारे में जान लेते हैं। अपने 12 उपग्रहों की खोज हो गई, बहुत अच्छी बात है। किसने की, स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी ने कर ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक मिशन के बारे में। मिशन का नाम है जूस। क्या है, जूस, गन्ने का रस, उस तरह का जूस, ठीक है। तो दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ये मिशन है, जूस मिशन। किसके ऊपर भेजा गया है, तो जुपिटर के, जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह। तो अंतरिक्ष जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसका मिशन है जूस मिशन। किस ग्रह को लेकर है, किस ग्रह से संबंधित है, तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, ठीक है। इसका जो यान है वो 2023 को हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के लिए और उसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए एक लंबे खोजी अभियान पर सफलतापूर्वक रवाना हुआ था। इसके जरिए क्या पता लगाया जाने वाला है मेरे मित्रों, तो इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं। तो फ्रेंच गुयाना से इसको क्या किया गया था, एरियन रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। तो जूस मिशन किससे संबंधित है, जुपिटर से। किसका मिशन है ये, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं इसका पता लगाना। कहाँ से छोड़ा गया था, तो फ्रेंच गुयाना से। किस रॉकेट के माध्यम से, तो एरियन रॉकेट के माध्यम से। तो मेरे दोस्तों इस तरह से हमारा पहला जो पार्ट है साइंस एंड टेक के करंट अफेयर का वो होता है यहाँ पर समाप्त। इस तरह से अगले एक पार्ट के अंदर 1 या 2 पार्ट और आएंगे। ऐसे 1-1 घंटे के बहुत लंबे लंबे पार्ट में करूंगा नहीं, जिससे आप बोर हो जाओ, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से आपके 1-2 पार्ट और आएंगे और इस तरह से खत्म हो जाएगा आपका साइंस एंड टेक का पूरा करंट अफेयर। और इसको खत्म करने के बाद हम लेके आने वाले हैं इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर। उसके बाद हम लेके आएंगे आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का करंट अफेयर। उसके बाद लेके आएंगे खेलों का करंट अफेयर। और इतना होने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर कुछ ज़्यादा बचेगा, लेकिन फिर भी बचेगा तो नेशनल और इंटरनेशनल एस्पेक्ट में जो भी खबरें बचेंगी उनको भी हम साथ में ले लेंगे। तो मेरे मित्रों
अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नए वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, आपका फायदा ही होगा सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।